वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड चैंपियन पे। तो मैं आपको पढ़ा रही थी, आपका जो टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद, जो मैं आपको पढ़ा रही थी। लुईस सोल्वा के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था। मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो यूरोप में जो था राष्ट्रवाद, इसमें सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन का रहता है। वो कैसे, तो मैं आपको अब बताऊंगी कि सबसे बड़ा योगदान जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का, सबसे बड़ा योगदान सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन का होता है। नेपोलियन फ्रांस का शासक बनता है और ये अपना प्रभाव बनाता है और फ्रांस के व्यक्तियों में अपने देश प्रेम को जगाता है, अपनी सत्ता स्थापित करता है। नेपोलियन जो था वो अपने देश में देश प्रेम को इस तरह जगाता है कि अपना सत्ता वहां पे स्थापित कर लेता है। ऐसा लगता है कि वो राजा बनने लायक है वहां का, ऐसा सत्ता वो स्थापित करता है। फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में नेपोलियन अपने देश प्रेम को जगाता है। अपने देश प्रेम को जगाता है और अपनी सत्ता स्थापित करता है, और अपनी सत्ता जो है ना स्थापित करती है। और वो अपना जो है ना, फ्रांस में अपना देश प्रेम को जगाता है और वहां पे अपना सत्ता स्थापित करता है। यह एक हीरो के रूप में सामने आता है, ऐसे जैसे कि लुईस सोलवा जो है ना, बहुत ही प्रतिक्रियावादी राजा जो था वो, और अपनी सत्ता वहां पे स्थापित करता है। तो आपको पता होगा कि लुईस सोलवा कैसा शासक था, एक निरंकुश शासक था, बहुत ही बड़ा वो निरंकुश शासक था जो अपनी जनता का शोषण करता था। तो वहां की जनता सोचता था कि कोई ऐसा राजा बने जो हमारा शोषण ना करे, हमारा साथ दे, हमारे देश को सब प्रेम आगे बढ़ाए। तो ऐसा एक तभी के टाइम में एक हीरो बन के वहां पे एक नेपोलियन आता है। ऐसा लगता है कि वो उस देश में शांति प्रिय बनाएंगे और उस देश को अच्छे से वहां का शासनकाल को चला पाएंगे। ऐसा वो वहां पे आता है नेपोलियन, अपना प्रभाव बनाता है और फ्रांस के व्यक्तियों में अपने देश प्रेम को फिर से वो जगाता है। तो यह एक हीरो के रूप में सामने आता है। फ्रांस की जनता के लिए वो भगवान बन जाता है। फ्रांस की जनता के लिए जो है ना नेपोलियन, ये जो नेपोलियन था फ्रांस की जनता के लिए भगवान बन जाता है। आप ही समझिए बच्चों, अगर आपका कोई जो आप शोषण कर रहा है वहां से अगर आपको निकाला जाता है तो आपको लगता है ना कि वहां हमें कोई बचाया तो वो हमारे लिए भगवान है। उसी तरह से ये फ्रांस की जनता के लिए भगवान बन जाता है। इसे आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपका सब कुछ कोई देख रहा है, वो आपको सब कुछ समझा रहा है, जैसे कि आप कभी कभी आपके टीचर्स होते हैं, कभी कभी आपके पेरेंट्स होते हैं, ऐसा लगता है आपके लिए सब कुछ है वो। इसी तरह से फ्रांस की जनता के लिए नेपोलियन सब कुछ बन जाता है, वो भगवान का वहां पे दर्जा स्थापित कर लेता है। इस तरह से होता है वहां पे। फिर नेपोलियन का तो एक दिन आपको पता ही है कि अगर कोई हीरो के रूप में आया तो हीरो का भी पतन होना निश्चित है।
फिर ये भी तो एक प्रतिक्रियावादी राजा था, तो फिर इसका भी पतन होता है। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना में था, जिसका गठन 1815 ईस्वी में हुई थी। लोग वहां पे लोग एकत्रित हुए थे 1815 ईस्वी में, जो है ना फ्रांस में 1815 ईस्वी में फ्रांस में लोग एकत्र होते हैं, लोग एकत्र होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो निरंकुश शासक, नेपोलियन भी एक निरंकुश शासक निकलता है। इसकी जो शासन काल था, इससे परेशान हो जाती है फ्रांस की जनता, इससे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहां पे जो 1815 ईस्वी में वियना में आपका जो था ना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना में वहां के लोग एकत्र होते हैं 1815 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था कि यूरोप में जो पुनः वहां पे जो पुनः है ना वैसी व्यवस्था कायम करना चाहिए जो पहले से ही चली आ रही थी, जो उसकी पुरातन व्यवस्था थी उसको वो कायम करना चाहता था। और नेपोलियन जो हार जाता है उसकी व्यवस्था को समाप्त करना। वहां पे इसी कारण से जो है ना फ्रांस में 1815 ईस्वी में फ्रांस के लोग एकत्र होते हैं। आपको अगर बताया जाए नेपोलियन की सत्ता को समाप्त करने के लिए, सत्ता को समाप्त करने के लिए वहां के लोग एकत्र होते हैं। नेपोलियन की सत्ता को समाप्त करने के लिए वहां के लोग 1815 ईस्वी में वियना में एकत्र होते हैं, जो कि आपको पता होगा ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। वहां पे पुरातन व्यवस्था को वहां के लोग स्थापित करना चाहते थे। वहां पे जो पहले से ही जो परंपरा चली आ रही थी उसको वहां पे पुनः स्थापित करना चाहते थे। उसका जो इतने लोग जो वहां पे एकत्र हुए थे 1815 में वियना में, सबका उद्देश्य एक ही था कि पुरातन व्यवस्था को फिर से कायम किया जाए। इसकी स्थिति 1815 की अगर हम बात करेंगे, 1815 में कई सारी शक्तियां हैं जो उस शक्ति को समाप्त करना चाहती थी, नेपोलियन के विरुद्ध थी। बहुत सारी शक्ति थी 1815 में। अगर आपको बताया जाए 1815 की बात, 1815 में 1815 में ऐसी बहुत सारी शक्ति थी, ऐसी बहुत सारी शक्तियां थी जो नेपोलियन के विरुद्ध थी। जो किसके विरुद्ध थी? नेपोलियन के। जो नेपोलियन के विरुद्ध थे। 1815 आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसमें वियना सम्मेलन भी होती है। 1815 मैंने आपको बताया 1815 में वहां के लोग एकत्र होते हैं। क्यों एकत्र होते हैं? वहां पे कोई संधि या फिर कोई सम्मेलन तो होगा, तभी तो वहां पे एकत्र होंगे वहां की जनता। तो वहां पे जो सम्मेलन होता है ना, वो सम्मेलन होता है आपका वियना सम्मेलन, क्योंकि आपका जो ऑस्ट्रिया की संधि थी वियना में ही लोग एकत्र होते हैं 1815 ईस्वी में, इसलिए वहां के सम्मेलन का नाम रखा जाता है वियना सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता करते हैं ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है जो मेटरनिक। इसकी अध्यक्ष अगर आप कुछ आपको बताना चाहेंगे, $1815 जो था आपका, ये इसमें एक संधि होती है। यहाँ पे जो लोग एकत्र हुए हैं किसी रीजन में हुए होंगे ना, तो यहाँ पे जो लोग एकत्र होते हैं सम्मेलन की वजह से होते हैं। यहाँ पे एक सम्मेलन होता है वियना सम्मेलन।
तो बच्चों आपको पता होगा वियना सम्मेलन कितने में हुआ है, तो 1815 ईस्वी में। जब आपसे कोई पूछे कि वियना सम्मेलन कब हुआ है, तो 1815 ईस्वी में भी वियना सम्मेलन हुआ। वियना क्या था, तो आपको बताना होगा ऑस्ट्रिया का जो था ना वो राजधानी था वियना। यहाँ पे एक सम्मेलन होती है 1815 ईस्वी में, वियना सम्मेलन के नाम से जो प्रसिद्ध होता है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में जो भाग लेते हैं सबसे पहले तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता आपको पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक करता है। कौन करता है, मैटरनिक। ये जो होता है ना ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये वहां पे ऑस्ट्रिया का चांसलर वहां की अध्यक्षता करता है, वियना संधि की अध्यक्षता करता है। ये अध्यक्षता करता है, ये अध्यक्षता करता है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। तो पूरी दुनिया में ये जो मेटरनिक है ना, इसके बारे में अगर आपको बताया, मेटरनिक ये बहुत ही बड़ा प्रतिक्रियावादी होता है, प्रतिक्रियावादी शासक होता है। ये बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक होता है मेटरनिक, जो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है पूरी दुनिया में, अपना राज्य बनाना चाहता, अपना राज्य जमाना चाहता है पूरा देश में, पूरा मतलब पूरी दुनिया में अपना राज्य जमाना चाहता है। जो सम्मेलन में भाग लेते हैं ना वियना सम्मेलन में, वो देश था आपका, और जो वियना सम्मेलन में भाग लेते हैं वो 4 देश भाग लेते हैं आपका, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और आपका जो होता है फ्रांस। ये आपका वहां के भाग लेते हैं जो सम्मेलन में, ये 4 देश होते हैं वहां पे जो भाग लेते हैं। बता दिया सम्मेलन कब हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन होती है, उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक करता है। तो इसमें जो भाग लेते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट कि सम्मेलन में जो भाग लेते हैं वियना सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में वियना सम्मेलन में जो भाग लेते हैं वो देश थे आपके रूस, प्रशा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ये भाग लेते हैं उस सम्मेलन में। वियना सम्मेलन में 4 देश भाग लेते हैं, आपका होता है फ्रांस, रूस, प्रसा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ये आपके वहां पे भाग लेते हैं वियना सम्मेलन में। वहां के जो 4 देश भाग लेते हैं ना, वो बताते हैं कि नेपोलियन जो था ना वो बहुत ही गंदा काम किया है वहां पे, जो शासन कर रहा था जनता का, बहुत ही गंदा किया वहां पे। वियना सम्मेलन से जो प्रतीत होता है ना, ऐसा लगता है कि यूरोप में शांति का माहौल बनना चाहता है। इससे जो सम्मेलन होता है ये वियना सम्मेलन, आपको बताना चाहेंगे। वियना सम्मेलन देखिए, ये जो वियना सम्मेलन है ना, ये सम्मेलन से ऐसा प्रतीत होता है कि अब ना यूरोप, आपका यहाँ पे जो है ना यूरोप में और फ्रांस में आपका बहुत ही शांति का माहौल, यूरोप में शांति का माहौल बनने वाला है। लेकिन आप खुद बताइए बच्चों, जो एक बहुत ही बड़ा प्रतिक्रियावादी राजा खुद है, वो कैसे शांति का माहौल बनाएगा, कैसे शांति से वहां का शासनकाल को चलाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि मेटरनिक खुद एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक था वहां का, तो उससे कैसी उम्मीद कि वो शांति का माहौल बनाएगा यूरोप में, मेटरनिक। अब देखिए, अब ये बोलता है कि मेटरनिक बोलता है कि जिस क्षेत्र को यूरोप ने जीता था ना फ्रांस से, वो सारे देश हमको अब वापस कर दो।
देख लो आप, यहाँ से इसका जो है ना प्रतिक्रियावादी इसका जो क्रूर शासक था, इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि ये कैसे करता है। बोला जाता है कि जिस जिस क्षेत्र को फ्रांस ने जीता है वो सारे देश अब हमको वापस कर दो। पहली बात, वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में जो युग चल रहा था, ये मेटरनिक का युग चलने लगता है। वियना सम्मेलन के जो बाद का युग जो चलता है ना, इसके बाद का युग मेटरनिक का युग होता है। अब आप बताइए बच्चों, जो खुद एक बड़ा प्रतिक्रियावादी शासक है, उसका युग चल रहा है, तो क्या वो शांति से उस देश को चलने देगा? क्या उम्मीद है इससे? फिर जब ऐसा होता है ना, फिर वो बोलता है कि अब मैं, फ्रांस ने जितने भी सारे देश को जीता है, अब सब मुझे वापस कर दो। ओके, मेटरनिक इटली जाता है। वहां पे आप देखिएगा कि मेटरनिक किस तरह से इटली को बर्बाद कर रहा है। मेटरनिक इसके बाद जो है ना, मेटरनिक युग चल रहा था यूरोप में, यूरोप के बाद वो चला जाता है इटली। यूरोप में एक जगह है, यूरोप में एक जगह है, जगह है इटली। इटली, वो यहाँ पे चला जाता है, इटली चला जाता है। अब देखिएगा कि मेटरनिक ने इटली को किस तरह से बर्बाद किया, किस तरह से ध्वस्त किया है, वहां की जो शासनकाल है उसको किस तरह से बर्बाद किया है। इटली में वह एक जगह होता है सिसिली और नेपल्स करके, वहां का प्रदेश जो होता है ना बुर्बो राजवंश को, वहां पे बुर्बो राजवंश का सम्राट होता है फर्डिनेंड, उसको वो दे देता है। देखिए किस तरह से वो बर्बाद कर रहा है, एक एक पार्ट को किस तरह से वो डिवाइड कर रहा है। वहां का जो सम्राट होता है ना सिसिली और नेपल्स का, वहां का बुर्बो राजवंश का सम्राट होता है फर्डिनेंड, उसको वो दे देता है। इसके साथ साथ रोम वाला जो एरिया होता है ना, रोम वाला वो एरिया वहां का जो है ना पोप को दे दिया जाता है। तो बच्चों आप जानने का कोशिश कीजिएगा कि पोप क्या था। पोप वहां ईसाई धर्म का जो होता है ना प्रधान होता था, तभी का पादरी वंश कहा जाता था ईसाई धर्म को। और वहां का पादरी वंश जो था ना, वो जो चाहता था वही होता था। पादरी वंश के द्वारा जैसा पादरी वंश कहते थे उस तरह का शासन काल चलता था वहां का। ये था पोप आपका। तो देखिए आपने बच्चों की ये जो है ना इटली को किस तरह से डिवाइड करता है, किस तरह से कितने हिस्सों में बांट दिया जाता है। वहां का जो होता है इटली एंड वहां का जो नेपल्स का एरिया है वो वहां के सम्राट को दे दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ रोम वाला एरिया था ये वहां के पोप को दे दिया जाता है। बाकी का जो बचता है ना एरिया, अब तो उसका कहना होता है कि अब जो बचा उस पे तो मैं खुद राज करूंगा। ऑस्ट्रिया का शासन करना चाहता। अब ऑस्ट्रिया मतलब वहां का जो ना, मतलब वो खुद ऑस्ट्रिया पर शासन करना चाहता है। पूरी तरह से इटली को विभक्त करने के बाद वह कहता है कि अब तो मेरा युग कायम हो गया, अब मेरा युग कायम हो गया। देखिए मेटरनिक कितना बड़ा क्रूर शासक था। मेटरनिक मेटरनिक जो एरिया था इटली का वो तो सारे को डिवाइड कर दिया। बाकी जो एरिया बचता है उस पे कहता अब मैं खुद शासन करूंगा। पूरी तरह से इटली को विभक्त करने के बाद वो कहता है कि अब मेरा युग, मेटरनिक कहता है अब मेरा युग कायम हो गया। देखिए कहने का मतलब है मेटरनिक जो पुरातन व्यवस्था को कायम करना चाहता था ना, फिर से वही चीजें अब स्थापित हो जाएंगी, फिर से जनता का शोषण होने लगेगा यहाँ। इस प्रकार देखिएगा कि जो वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था ना, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि वहां की जनता को पुरातन व्यवस्था का, जैसा पुरातन व्यवस्था थी उसी को फिर से स्थापित करना था और वहां के देश को अच्छे से चलाना था। यही थी ना वियना सम्मेलन का उद्देश्य। तो इस प्रकार देखिए आप देखिएगा कि वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था, किस प्रकार नेपोलियन युगों का अंत करे, किस प्रकार दुनिया में फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करे, यह आपको मेटरनिक सफल होते हुए, यहाँ पे आपको जो है ना मेटरनिक सफल होते हुए दिखाई देंगे अच्छे से।
फ्रांस पर अपना शासन कौन, अब जो है वहां का नेपोलियन का तो फ्रांस में शासनकाल खत्म हो गया नेपोलियन का। मैटरनिक आया और मैटरनिक फिर वहां से इटली भी चला आया, यूरोप में एक जगह इटली, वहां चला आया, फिर वहां इटली को बर्बाद किया। और आपने देखिएगा कि फ्रांस में अब शासन कौन करेगा, जब नेपोलियन का शासनकाल समाप्त हुआ है, नेपोलियन वहां से चला गया है, तो अब वहां पे शासनकाल कौन करेगा। फ्रांस में तो शासनकाल के लिए राजा चाहिए ना, तो वहां पे अब कौन करेगा वहां का शासनकाल, वहां की सत्ता को कौन चलाएगा, तो फिर से आएगा बोर्बोन। वहां पे जो ना पहले का राजवंश था, तो आपको बच्चे याद होगा कि पहले का राजवंश कौन था फ्रांस में, कौन राज्य कर रहा था, तो आप बताएंगे बच्चों लुई 16। तो लुई 16 किस राजवंश से था, तो बच्चों आप बताएंगे कि बोर्बो राजवंश का था। तो बोर्बो राजवंश का ही लुई 16 का समाप्त होने के बाद वहां पे नेपोलियन आ जाता है। जब लुई 17वां का टाइम आता है, उस टाइम यहाँ पे नेपोलियन चला आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लुई 16वां के बाद लुई 17वां के टाइम में नेपोलियन चला आता है, और जब नेपोलियन का सत्ता समाप्त होता है तो उसी टाइम उसके बाद अब राज्य कौन करेगा, फ्रांस का शासनकाल कौन चलाएगा, तो अब आएगा यहाँ का राजा बनेगा, फ्रांस का जो राजा बनेगा फ्रांस का जो राजा बनेगा ना, पहले वाला वंश बनेगा। कौन बनेगा, पहले वाला वंश। तो बच्चों आप लोग को अच्छे से पता होगा कि इस पे पहले बोर्बो राजवंश का शासनकाल था, तो बोर्बो राजवंश का ही लुई 18वां राजा बनेंगे। यहाँ का राजा जो बनेगा ना फ्रांस का, लुई 18वां बनेगा, लुई 18वां। तो बच्चों आप लोग को अच्छे से पता होगा फ्रांस में सबसे पहला शासक लुई 16वां ने किया। उसके बाद जब लुई 17वां का टाइम आया तो उस टाइम नेपोलियन चलाता है। जब नेपोलियन की सत्ता को समाप्ति होता है मेटरनिक के आने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का शासनकाल फिर से बोर्बो राजवंश के हाथ में चला जाता है, जो कि लुई 18वां बनता है। तो अब आप बच्चों बताएंगे कि अभी का शासनकाल फ्रांस में किसके हाथों में है, तो आप बताएंगे कि लुई 18वां के हाथों में है। तो मैं आपको अब लुई 18वां के यहाँ जो ना लुई 18वां के हाथों में यहाँ की सत्ता चली जाती है, फ्रांस की सत्ता चली जाती है। अब मैं आपको लुई 18वां के बारे में बताऊंगी कि लुई 18वां कौन था, ये क्या चाहता था। लुई 18वां कौन था, तो ये आप बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं, बोर्बो राजवंश का शासक था, जो बोर्बो राजवंश का राजा था। अब लुई 18वां कहता है अब जनता पर अपनी पुरानी व्यवस्था को थोपने का काम वो नहीं करती है। जो पुरातन व्यवस्था था ना, लुई 18वां वो नहीं करता है कि मैं अपनी पुरातन व्यवस्था को फिर से जनता पर थोपूं, ऐसा कुछ नहीं करता है। अब लुई 18वां का कोशिश रहता है ये कि वहां के जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दोनों के बीच में समानता, सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य को वहां पे स्थापित करना चाहता है, वहां दोनों के बीच में समानता को स्थापित कर दिया। वहां की जनता में जो प्रतिक्रियावादी था ना, जो सुधारवादी था, दोनों के बीच में वो सामंजस्य को स्थापित करता है। वहां की जनता में तो भी चाहता था ना कोई कि हमारे फ्रांस में सुधार हो, और कोई प्रतिक्रियावादी भी था, कोई क्रूर भी था। इन दोनों के बीच में वो सामंजस्य को स्थापित करता है, समानता को स्थापित करता है लुई 18वां। वो ये नहीं कि फूट नहीं डालता है, वो दोनों को समानता करता है, दोनों में सामंजस्य को स्थापित करता है। और इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जो 1848 तक चलता रहता है। जो सत्ता से रिलेटेड है ना, जो समानता से रिलेटेड संबंधित 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है, जो फ्रांस में 1848 ईस्वी तक चलता है। कितने तक चलता है, 1848 ईस्वी तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी 1848 तक जो ये चलता है ना, समानता से रिलेटेड संबंधित जो संवैधानिक पत्र जारी होता है 2 जून 1814 ईस्वी को, 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र यहाँ पे जारी होता है, जो आपको बताना चाहूँ 1848 तक देखिएगा कि आप चलता है।
इसी से रिलेटेड चार्ल्स दसम आते हैं, जो जिसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके काल में परिवर्तन होता है। इसके बाद जो होता है ना आपका जो है लुई 18वां के बाद इसमें चार्ल्स दसम का एंट्री होगा। चार्ल्स दसम का जो एंट्री होगा ना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह से ये परिवर्तन लाता है। ये लुई 18वां तो परिवर्तन लाया था, इसी से रिलेटेड परिवर्तन के कारण 1830 की क्रांति आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको कल बच्चों पढ़ाऊंगी 1830 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा पा रही होंगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको कल बताऊंगी 1830 की क्रांति के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। चार्ल्स दसम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे।